हेलो एवरीवन। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ कृति और मैं इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट मैनेजमेंट पर इंसाइट्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करती हूँ। यूजीसी नेट की एग्ज़ाम सेकेंड में से स्टार्ट होने वाली है, आप सबको पता ही होगा। और इस टाइम में ये नेसेसरी है कि हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें विथ एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो दिस टाइम आई केम हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक्स financial management and capital structure. These two topics are very important from examination point of view और इसलिए लास्ट ईयर के जितने भी MCQs हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में उन सारे को इंक्लूड कर दिया है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक अहम एस्पेक्ट है। बिजनेस में किस तरीके से फिनेंस को मैनेज किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, ये सब की नॉलेज हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मिलती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें पहले हम प्लानिंग करते हैं कि फंड्स कहाँ से रेज करनी है, किस तरह से रेज करनी है, और फिर हम उस फंड को या कैपिटल को ऑर्गेनाइज करते हैं, एलोकेट करते हैं, एंड देन वी कम टू द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। इन दिस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद आती है डायरेक्टिंग, और इसमें हमने फंड को जिस तरह से प्लान किया है और ऑर्गेनाइज किया है उस तरह से हम उसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट कम्स द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। जहाँ भी हमने अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, एलोकेट किया है, उन्हें डायरेक्ट किया है, we check, we see whether our decision is right or not, and if possible to correct it. And that is why it is being stated as financial management refers to the strategic planning, organizing, directing, and controlling of the firm's financial resources. Various thinkers have explained the term financial management in their own ways, such as J.F. Bradley said, "Financial management is the area of business management devoted to the judicious use of capital and careful selection of resources or sources of capital in order to enable a spending unit to move in the direction of reaching its goals." Howard and Upton have stated it as, "Financial management is the application of the planning and control functions of the financial management." Next, we will see the functions of financial management. Financial management की कई सारी functions होती हैं. I have stated few of them here. Estimation of capital structure. This function tells what would be the capital requirement for the operations of a business. हर business की different capital requirement होती है. For example, जो business jewelry और एक्सेसरीज रिलेटेड इंडस्ट्री सेगमेंट में है उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ कंपनी इन दैट ऑफ FMCG सेगमेंट। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। हर कंपनी की कैपिटल कंपोजिशन मतलब डेट या इक्विटी की मिक्स, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग दिस, डिफरेंट होती है। सम हैव हाई इक्विटी लो डेट, सम हैव लो इक्विटी हाई डेट, while some prefers to keep the composition equal. तो ये capital composition business to business vary करती है और इसे हम determine करते हैं financial management में। Next is choices of sources of funds. हम अपने funds को, capital को कौन कौन से source से finance करेंगे? Equity से, debt से, debentures से, retained earnings से, लोन से और फ्रॉम एक्सेट्रा अदर सोर्स ऑफ फंड्स, ये हम डिटरमाइन करते हैं इस फंक्शन में। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। जो फंड्स और कैपिटल को हमने रेज किया है डिफरेंट सोर्सेज से, उसे हम किस तरह और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एलोकेट करेंगे सो दैट हमें बेस्ट या ऑप्टिमाइज रिटर्न्स मिले। दिस इज बीन डिस्कस्ड इन दिस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स। जो फंड्स जो हमने सारी एक्टिविटीज़ डिटरमाइन की उसके बाद हमारे पास बिजनेस के पास बच गई है,
उसे हम कैसे और कहाँ डिस्पोज करें, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ कैश। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए रेडी कैश बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम कैश या कैश इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं, विच इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ करंट एसेट। सो इस बिजनेस ऑपरेशन के लिए कितनी कैश होनी चाहिए, कैसे उसे मैनेज किया जाए, ये फंक्शन मैनेजमेंट की इसमें हम डिस्कस करते हैं। एंड द लास्ट वन विच आई स्टेटेड इज फाइनेंशियल कंट्रोल। ये प्रोसीजर है, पॉलिसी है जिससे कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के एलोकेशन या यूजेज को। इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज किया जाए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर ब्रॉडली टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट: प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड wealth maximization. Profit maximization is majorly for short term, while wealth maximization is thought of a long term goal. Profit maximization determines the price of input and output levels that lead to the highest profit, जबकि wealth maximization में हम वैल्यू देखते हैं जो कि डिटरमाइन की जाती है किसी भी स्टॉक की मार्केट प्राइस से, उसके शेयर होल्डर्स उसे किस मार्केट प्राइस पर वैल्यू करते हैं। इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, while in wealth maximization the value of the firm is earning per share divided by its capitalization rate. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बेटर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के लिए क्योंकि ये रिटर्न एंड रिस्क दोनों को रिप्रेजेंट करती है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट देयर आर बेसिकली और मेजरली 3 financing decisions of financial management decisions. One is investment decision, financing decision, and the last is dividend decision. Investment decisions concerns with the selection of investment avenues and asset in which a company invests funds. कोई भी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर अपने फंड्स को और असेट्स को इन्वेस्ट करेगी और कहाँ से इन्वेस्ट करेगी, ये डिटरमाइन किया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फाइनेंसिंग डिसीजन, दिस डिसीजन एम्स एट आइडेंटिफाइंग डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ रेजिंग फाइनेंस फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन दी असेट्स। जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जिस असेट्स को और फंड्स को इन्वेस्ट किया है उसे हम कैसे रेज करेंगे वो हम डिटरमाइन करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन से। डिविडेंड डिसीजन, हर कंपनीज डिविडेंड डिसाइड करती है और ये टारगेट करती है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट या डिविडेंड को किस तरह डिसाइड करें। हम अपने अर्निंग से कितना अपने पास रखेंगे और कितना अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डिसाइड किया जाता है डिविडेंड डिसीजन से। Next is capital structure. We have studied a part of it in capital composition and choices of resources of funds, which is a function of financial management. Capital structure refers to the mix of debt or equity employed by the firm to fund its operations and thus to finance. It includes firm's capitalization. It is expressed as a debt to equity or debt to capital ratio. We can see this in the figure that in the first one, the asset is $1,000 and for that, the debt to equity mix is different. Debt is low while equity is high. While in the second figure, for the same asset, the debt is high and the equity is low. And in the third one, both are equal. So this mix is being determined by the capital structure. Capital structure refers to the mix of long-term sources of funds such as debentures, long-term debts, preference share capital,
and equity share capital, including reserve and surplus. Fundamental principles of capital structure. It have cost principle. This tells to minimize cost of capital and maximize the EPS, which is earning per share. There are basically two risks associated, which risk principles tells us. The first one is business risk and the other is financial risk concerning to the firm. फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं? रिस्क, रिटर्न, कंट्रोल, कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड एज of the formula, cost of capital is equals to risk less cost of financing, business risk premium and financial risk premium, and all of these three are added. Next is theories of capital structure. There are basically 4 theories of capital structure: net income approach, traditional theory of capital structure, net operation theory of approach, and the last one is Modigliani and Miller approach, which is also said as MM approach. We will see these. Net income approach. Every approach have some assumptions and theories pertaining to it. और net income approach में जो assumptions है वो कहती हैं कि जो cost of debt है वो हमेशा cost of equity से कम होगी, और जो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये कांस्टेंट या सेम रहेगी एट ऑल लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स. ये जो कॉस्ट है, चाहे डेट या इक्विटी, किसी में डेट ज़्यादा हो किसी में इक्विटी ज़्यादा हो या दोनों इक्वल रहे, जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी. द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज़ नॉट चेंज्ड बाय द यूज़ ऑफ डेट. अगर हम डेट यूज़ करते हैं, जो इन्वेस्टर्स है उनकी वो जो रिस्क को असर्टेन करते हैं वो चेंज नहीं होगी, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी कॉर्पोरेट टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती हैं. एंड व्हाट इज़ अ थियरी टू इट? डेट इज़ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन इक्विटी ड्यू टू टैक्स सेविंग इफेक्ट एंड इन्वेस्टर्स रिस्क परसेप्शन. डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है इक्विटी से, क्योंकि इसमें टैक्स सेविंग इफेक्ट है, और जो इन्वेस्टर्स है उनके जो रिस्क परसेप्शन है वो चेंज नहीं हो रहे हैं यूज़ ऑफ डेट से. यूज़ ऑफ चीपर डेट फंड्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल विल रिड्यूस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इज़ WACC. वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इक्वल्स टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और जो वैल्यू है फर्म की वो मैक्सिमम रहेगी जहाँ पर जो WACC है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो सबसे कम है. सो दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड द एप्लीकेशन ऑफ इट सेज दैट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म. Next is traditional theory of capital structure. The assumptions to this theory are: cost of debt is always less than the cost of equity, which is same as the previous theory. Cost of debt and cost of equity vary with the change in debt equity mix. Previous theory में ये जो cost है वो vary नहीं कर रही थी, while इस theory में ये जो cost है वो vary करेगी. Increase in cost of equity is more steeper and higher than increase in cost of debt, and the theory says debt is cheaper source of finance than equity due to tax saving effect and investors risk perception. Use of cheaper debt funds in total structure of capital will reduce the WACC, which is weighted average cost of capital. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होगी,
पर जो डेट है और जो फाइनेंशियल रिस्क है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो भी इंक्रीज होगी। Firm should endeavor to reach the optimal capital structure and maximize its total value through judicious use of equity and debt. Firm को हमेशा ट्राई करनी चाहिए कि वो optimal capital structure का यूज़ करे, which is the optimal mix of debt and equity. According to traditional theory, which is this theory, firm should strive to achieve the optimal capital structure by minimizing WACC and maximizing the value. Next theory is net operating income approach. In this, the assumption says cost of debt is always less than the cost of equity. Debt capitalization rate remains constant at various levels of debt equity mix. जो डेट कैपिटलाइजेशन रेट है वो सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी वेरियस लेवल्स ऑफ डेट इक्विटी मिक्स में। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट increases as debt content increases due to higher financial risk and higher expectation of equity investors. जब हम डेट कंटेंट को इंक्रीज करेंगे तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी इंक्रीज होगी। The market capitalizes the value of the firm as a whole without giving importance to debt equity mix. Hence, overall cost of capital is constant. Cost of capital है उसमें debt और equity mix रहती है, पर इससे firm की जो value है उसमें differentiation नहीं होती है और इसीलिए जो cost of capital है वो constant रहती है। Theory says debt is cheaper than equity. Overall cost of capital remains constant for all degrees of debt equity mix. क्योंकि इसमें WACC जो है वो constant होती है at all levels, so every debt equity mix is as good as any other mix. Every capital structure is optimal. इसमें सारे capital structure जो हैं वो optimal या best होते हैं। एंड इसकी जो एप्लीकेशन है वो कहती है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू EBT अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी। एंड द नेक्स्ट थियरी इज MM अप्रोच और MM थियरी। ये इन्हांसमेंट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। इसमें असम्पशंस कहती है कि देयर आर नो टैक्सेस एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सारे लोगों के पास सेम इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज सेम फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज कंपनीज, होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन एंड रिस्क इन द मार्केट, नो बैंक्रप्सी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। Theory says valuation of the firm is unaffected by the capital structure of a company irrespective of high or low debt. चाहे डेट हाई हो या लो हो, जो वैल्यूएशन है, जो फर्म की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म implies that an investor will have to spend same amount of money. Financial leverage is in direct proportion to the cost of equity. As debt increases, shareholders perceive higher risk and thus cost of equity also increases. जब debt increase होती है तो shareholders ये perceive करते हैं कि risk ज़्यादा है और इसीलिए जो cost of equity है वो भी increase होती है। जो net effect है equity और debt की वो zero होती है। Now we will move towards the MCQs. The first one was asked in the year 2016. This says about matching, MM hypothesis without taxes, net operating income approach, MM hypothesis under corporate taxes and net income approach. And the options to these are: cost of debt and equity are assumed to be independent of capital structure.
In absence of taxes, a firm's market value and the cost of capital remain invariant to capital structure changes. Cost of equity is assumed to increase with leverage. Value of firm will increase with debt due to deductibility of interest changes for tax computations, and value of levered firm will be higher than that of unlevered firm. If you remember, we have studied about all these four, also about levered, unlevered firm. So try to find the key points and then match it. The options you can see is 2, 3, 4, 1 from ABCD, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2. I hope you are writing the answer in the notebook. We will see the answer later. Maximization of profits is regarded as a proper objective, but it is not as inclusive as that of maximizing shareholder wealth. और ये पूछी गई थी year 2016 में. The options are: total profit are not as important as earning per share. Earning per share is more important than total profits. Maximization of earning per share is not a fully appropriate objective because duration of returns is not specified. Maximization of EPS is not a fully appropriate objective because timing of returns is not specified. The answers to these are: for 1, the answer is C, 1, 2, 3, 4, and for second, the answer is B, EPS is more important than total profits. Question number 3. Indicate the correct code for the combination regarding the superiority of the wealth maximization over the profit maximization objective of the financial management. This was asked in the year 2017. The options are: it takes into account long-term stability and survival of the firm. It takes care of all other objectives of the firm like exploring and expanding markets. It is based on the assumption of perfect competition in the market. It considers risk along with returns. And you can see the options. Fourth question. The controller function of the financial management concerns with advertising the public issue of the firm, negotiating with banks for loans, analyzing variance between standard cost and actual cost, estimating the future cash flows from certain project. This was also asked in the year 2017. The answers are: for third question, the answer is C, and for fourth, the answer is also C, analyzing variance between standard cost and actual cost. Question number 5. Keep writing the answers. Okay. Here the matching, which was asked in the year 2017. Net income approach for capital structure. Net operating income approach for capital structure. Irrelevance of capital structure for the firm value. Fricht analysis for capital structure. The options: Modigliani M. and Miller M.H., Robert Brunner, Ezra Solomon, David Durant. Question number 6. Capital structure of a business unit consists of, asked in the year 2017, equity and preference share capital, equity, long-term debt and short-term loan, equity capital and debt capital, equity, preference and debt capital. The answers are here: 5B and 6D. 7th, indicate correct combination of the financial decisions. This was asked in the year 2018. Investment decisions, financing decisions, pricing decisions, liquidity management decisions, or dividend decisions. 8th, MM hypothesis for capital structure
is based on which assumption? Asked in the year 2018, capital markets are perfect, firms belong to equal risk class, there is 100% dividend payout ratio, there are nominal corporate taxes. We have studied these assumptions in the approach. The answers are for 7, the answer is C, and for 8, the answer is B. Of course, there are not nominal corporate taxes, but there is no corporate taxes. 9th question, indicate the correct code for the following types of decisions to be incorporated within financial decisions: investment decisions, financing decisions, pricing decisions, or profit distribution decisions. Year 2018. And for 10th, there is assertion and reason. Assertion says, as per approach or hypothesis, value of the levered firm is equal to that of unlevered firm, and the reason for this says, the process of arbitrage becomes applicable in such situations. Option says, both A and R, that is assertion and reason, are correct, but R is correct explanation of A. Both are correct, but R is not correct explanation of A. A is correct, R is not. Both A and R are incorrect. The answer to 9 is 1, 2, 4. Obviously, we have not studied pricing decisions. Profit distribution decision is the same as dividend decision, because in dividend decision also I have explained about the distribution of profit by the firm. For 10, the answer is A. That's all for today. In my next topic or in my next discussion, I will come with such important topics with examination point of view. Till then, keep watching. And I will suggest you कि आपने जितने भी आंसर्स किए हैं इन 10 क्वेश्चंस में से, उसमें जितने भी करेक्ट है आप उसे कमेंट में बताएं, सो दैट हमें पता चले कि व्हाट इज़ योर कंपटीशन. और अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that it can reach to more and more audience. Thank you.